तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। अब बदस्तूर मैंने कहने तो वो कह दिया, लेकिन एक दो दिन से मैं कहानियां ला नहीं रहा था। मेरे दिमाग में एक सवाल और एक सुझाव खुद से ही पैदा हुआ और खुद से दिमाग में आया कि क्यों ना थोड़ा सा एनिमेटेड और एडिटेड वीडियो आपके सामने लाया जाए। लेकिन आप लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आई। शुरुआत में एक दो दिन मुझे लगा कि शायद आप नया नया उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ना कहीं वो चीजें आपको पसंद नहीं आई। और जैसे मैं कहानियां सुनाता था सेम उसी रिदम में आपको कहानियां पसंद है, तो आज से फिर उसी रिदम में आपके सामने कहानियां आएंगी। ना ही उसमें कोई अब एनिमेशन की चीजें होंगी, और अगर होंगी भी तो दिन में दूसरे टाइम हो जाएंगी, और रात में आपको सेम इसी प्रॉपर मैनर में कहानियां सुनने को मिलेंगी। खैर, एक अपडेट थी कि 2 दिनों से मैं क्या कर रहा था। अब आज आपको कहानी की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी, और ये जानकारी काफी अहम है, क्योंकि एक आदमी पिछले 4 महीने से पागलों की तरह सिर्फ एक जुगाड़ में लगा हुआ था कि एनी हाउ उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। एनी हाउ लगातार उसने अलग अलग दावे किए, अलग अलग देशों पे उसने टैरिफ लगाया, अलग अलग देशों पे उसने सैंक्शंस लगाए। कभी भारत को धमकी, कभी पाकिस्तान को धमकी, कभी रशिया को धमकी, कभी यूक्रेन को धमकी, कभी ईरान को, कभी इजराइल को, कभी फिलिस्तीन को। ये तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप करता रहा इस उम्मीद में कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आप ये समझिए कि उसको नहीं मिला, इस बात को तो उसको दुख रहेगा, लेकिन जिसको मिल गया उसको लेके ये आदमी कुछ ज्यादा ही दुखी होगा। क्योंकि अमेरिका हाल फिलहाल में अगर किसी देश से जंग की तैयारी कर रहा और किसी देश के ऊपर उसने हमला किया है, तो वो देश है वेनेजुएला का। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की जो सरकार है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, उनका आरोप है कि वेनेजुएला जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता है अमेरिका के अंदर। इस वजह से लगातार वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका हमलावर है। लेकिन अंदर की कहानी ये है कि वेनेजुएला के पास काफी तेल है, तो जहां जहां तेल वहां वहां अमेरिका, ये हम सभी जानते हैं। तो जिस महिला को नोबेल पीस प्राइज मिला, वो महिला वेनेजुएला की ही अपोजिशन की एक लीडर है। अब वेनेजुएला से इनका 36 का आंकड़ा, इनको मिला नहीं नोबेल पीस प्राइज, मिला भी उसे जिससे इनका 36 का आंकड़ा है, जिससे इनकी लड़ाई चल रही। तो कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब क्या करें ये? खैर, अब तो इनको मिला नहीं, अगली बार का इंतजार करें, बाकी क्या ही कर सकते हैं। तो एक अपडेट थी, बाकी अब आज की कहानी का रुख करते हैं। आज की पूरी कहानी बस 2 शब्दों की है। 2 शब्दों में अगर आपको चाहूं तो कहानी बता सकता हूं, लेकिन इस कहानी को असलियत में सुनाने का, बताने का जो मेन मोटिव है, वो हर एक लड़के और एक लड़की से जुड़ा हुआ है। क्यों? पूरी कहानी जब आप जानेंगे तब आप समझ पाएंगे। बात 2 दिन पहले की है। दिल्ली में एक जगह लगती है कोटला मुबारकपुर, और इसी कोटला मुबारकपुर में अलग अलग लोग रहा करते हैं, अलग अलग परिवार, उनका अपना अपना फ्लैट। हर एक फ्लैट में कोई लड़का, कोई लड़की, कोई कपल, कोई पति पत्नी, कोई बाप बेटी, कोई भाई बहन। जिसको जैसे रहना है वो रह रहा, और वहीं से रह के अपने अपने कामों पे जा रहा। तमाम लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ना ही किसी से कोई मतलब, ना किसी से कोई हमदर्दी। कौन कहाँ का है, क्या है, इतना किसी के पास टाइम ही नहीं कि जाके पूछे, जानने की कोशिश करे, ना ही किसी से कोई लेना देना। बात 2 दिन पहले की है। इसी कोटला मुबारकपुर में एक फ्लैट है, और उस फ्लैट में नीचे एक शख्स रहा करता था। डेली अपने काम पे जाता, फिर वापस आता। ऐसे ही 2 दिन पहले जब अपने काम पे जाने के लिए निकलता है, अचानक उसे बड़ा अजीब लगता है। कुछ कराहने की आवाज, कुछ चीखने की आवाज उसको ऐसा लगता है कि ऊपर से आ रही है। अब ये चीज जब वो शख्स महसूस करता है तो फिर पहले तो इग्नोर करता है कि क्या है, मुझे नहीं पता, पता नहीं मन का बहम है क्या है। लेकिन चूंकि कराने की आवाज तेज थी, तो फिर इस आदमी के दिमाग में आता है कि क्यों ना चले और एक बार देख लें क्या है। अब इसी अच्छी सोच के साथ ये आदमी सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करता है और ऊपर जाके देखने की कोशिश करता है। 4 कदम ही आदमी चला होगा, इसी दौरान इसने फर्श पे और सीढ़ियों पे जो कुछ देखा, उसको देखने के बाद ये भाग के नीचे आता है। आने के बाद चीख पुकार करता है। चीख पुकार आसपास के लोग सुनते हैं, चूंकि ऑफिस का टाइम था, तमाम लोग भाग के आते हैं। तमाम लोग आने के बाद देखते हैं कि फर्श, सीढ़ी और ऊपर का जो पूरा फ्लैट है, उससे खून टपक रहा है। अब ये चीज जाहिर सी बात है, कोई देखेगा तो देखने के बाद डर जाएगा। सेम इस फ्लैट के आसपास के लोग भी देखते हैं और देखने के बाद डर जाते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस भी आती है। आने के बाद सबको पीछे हटाती है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है।
जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है तो जाने के बाद देखती है कि एक कमरा है, उसमें ताला बंद है और ये तमाम खून इसी कमरे से निकल रहा। पुलिस वाले फौरन उस ताले को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जैसे अंदर दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद देखते हैं कि एक महिला घायल अवस्था में पड़ी है। पूरा का पूरा जो फर्श है वो खून से भीगा हुआ है और खून इतना निकल चुका है कि शायद अब महिला में जान बची भी नहीं है। बहरहाल पुलिस वाले फौरन उस महिला को उठाते हैं। उठाने के बाद हॉस्पिटल की तरफ लेके भागते हैं। डॉक्टर देखते हैं और देखने के बाद कह देते हैं कि इस महिला के अंदर जान नहीं बाकी है। अब ये चीज जैसे ही डॉक्टर बता देते हैं तो बॉडी अब चूंकि अस्पताल पहुंच चुकी है तो फिर पोस्टमार्टम होना था, लेकिन बॉडी को देखने से ही पता चल रहा था कि भाई किसी ने तो मारा है। चूंकि शरीर में अलग अलग जगहों से खून के निशान, चाकू गायब, तो फिर कोई भी होगा, एक नासमझ आदमी भी बता दे कि भाई यहां पे कत्ल हुआ है। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, लेकिन अब जांच पड़ताल करे तो करे कैसे? क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि कौन कहां रहता है, कैसा है, क्या है, कुछ अता पता ही नहीं। किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने कामों में व्यस्त, अपने काम में मशगूल। बस इतना ही संपर्क और संबंध है कि भाई कभी सामने मुलाकात हो गई तो हेलो हाय, बस। बाकी कौन कहां का है कोई मतलब नहीं। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, पता करते हैं कि ये लड़की कौन है, साथ ही इसके साथ कौन रहता था। ये तमाम जानकारियां जब पता करते हैं तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम साक्षी है और ये एक लड़के के साथ रहा करती थी। अभी बात जब पुलिस वालों को पता चली तो फिर पूरी कहानी पानी की तरह लगभग लगभग साफ नजर आने लगी कि जब लड़के का एंगल है तो जाहिर सी बात है जो कुछ हुआ होगा उसी ने किया होगा। इसके बाद उस लड़के के बारे में पता किया तो पता चला उस लड़के का नाम हिमांशु है। इसके बाद पता करना शुरू किया कि हिमांशु कहां का है तो पता चला कि हिमांशु हरियाणा के हिसार का है। इसके बाद पुलिस की एक टीम पता करना शुरू करती है। टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरा, इन तमाम चीजों का सहारा लेती है। सहारा लेते लेते जांच पड़ताल करते करते धीरे धीरे जब काफी जांच पड़ताल हो गई तो अंत में फिर हिमांशु की लोकेशन भी मिल जाती है। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं और हिमांशु को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके हिमांशु को अपने साथ लेके जाते हैं। अब पूरी मर्डर मिस्ट्री लगभग सुलझ चुकी थी। पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में हिमांशु भाई साहब खामोश रहते हैं, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। इसके बाद ये हिमांशु भाई साहब भी बोलते हैं। शुरुआत में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में हिमांशु ने जो कहानी सुनाई, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ समझाएगी भी, बहुत कुछ बताएगी भी, बहुत कुछ सिखाएगी भी। क्यों? अब आप पूरी कहानी सुनिए। आमतौर पे आज के टाइम में, सोशल मीडिया के जमाने में, हर एक लड़के को गैंगस्टर बनना है। हर एक लड़की उसी लड़के की तरफ आकर्षित होती है जिसके पास थार हो, जिसके पास बाहुबल हो, जिससे चार लोग डरते हो, चार लोग सिक्का मेरे यार का चले, या फिर दबदबा बना रहेगा। ये तमाम गाने, रील, इन तमाम चीजों को देख के लड़कियां भी काफी तेजी के साथ आकर्षित होती हैं। लड़के दबाव बनाने के लिए ऐसे कामों को करते भी हैं। इसी दौरान साक्षी एक बेहद डिसेंट लड़की थी, पढ़ने लिखने में होशियार, ठीक ठाक इसने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद ये आ जाती है दिल्ली और यहीं पे कोटला में रह के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू करती है। अलग अलग जगहों पे जॉब करती है और जॉब करने के दौरान ये एक बार राजस्थान जाती है और राजस्थान में इसकी मुलाकात हिमांशु से हो जाती है। हिमांशु इसको देखता है, ये हिमांशु को देखती है। संयोग तो नहीं कहूंगा, दुर्योग ही कहूंगा कि दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने काफी वक्त गुजार लेते हैं। इस वजह से बातचीत का मौका भी मिल जाता है। बातचीत का जब मौका मिला तो फिर दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानना सुनना शुरू किया। शुरुआत में इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक दूसरे से एक्सचेंज हुई, बातचीत शुरू हुई। जब बातचीत शुरू हुई तो फिर साक्षी ने पूछा हिमांशु से कि तुम क्या करते हो। बदले में हिमांशु ने भी पूछा साक्षी से कि तुम क्या करती हो। साक्षी ने बताया कि मैं तो जॉब करती हूँ। अब हिमांशु से पूछा गया कि तुम क्या करती हो। हिमांशु से जब पूछा गया तो हिमांशु ने बताया कि मैं गुंडा हूं। साथ ही यह भी बताया हिमांशु ने कि मेरे ऊपर 14 केसेस रजिस्टर्ड है, चोरी के, छिनैती के, मारपीट के, लड़कियों के साथ बदतमीजी के और तमाम अलग अलग धाराओं में 14 अलग अलग जगहों पे मामला दर्ज। ये बात साक्षी को पता चली। साक्षी इंप्रेस हुई कि भाई ये तो गैंगस्टर है, अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं।
इसके बाद मन ही मन साक्षी हिमांशु को पसंद करने लगी, हिमांशु साक्षी को पसंद करने लगा। फिर बातचीत आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। इसके बाद साक्षी दिल्ली शिफ्ट हो गई और पीछे पीछे हिमांशु भी आ गया। तमाम चीजें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, ना किसी से कोई बहस, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा। लेकिन इसी दौरान साक्षी शायद किसी के संपर्क में आ जाती है, क्योंकि कई बार हिमांशु ने साक्षी को फोन किया, फोन लगे तो फोन उठे ना, और अक्सर रात में वेटिंग जाए, व्हाट्सएप कॉल पे भी वेटिंग जाए और नॉर्मल कॉल पे भी जाए। शुरुआत में साक्षी ने इधर उधर की कहानी बताई, लेकिन हिमांशु ने जब सत्य के साथ पूछा तब शायद साक्षी ने बता भी दिया कि वो किसी से और बात करती है, उसका किसी और से रिलेशन है। अभी बात जब हिमांशु को पता चली तो फिर हिमांशु को बर्दाश्त नहीं हुआ। हिमांशु मंगलवार को साक्षी के कमरे पे आता है। साक्षी के कमरे पे आने के बाद हिमांशु साक्षी से पूछता है कि क्या तुम किसी से बात करती हो? साक्षी ने कहा नहीं। इसके बाद हिमांशु ने साक्षी का फोन ले लिया और फोन लेने के बाद चेक किया। जब चेक किया तो उसमें कुछ चीजें उसको मिली। इसके बाद ये नाराज हुआ, नाराज होने के बाद बहस चालू हो गई। जब बहस चालू हो गई तो फिर साक्षी भी नाराज होकर कहती है कि हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ, जाओ तुम जो कर पाओ कर लो, मेरी मर्जी मेरी लाइफ। अब ये बात साक्षी ने गुस्से में जब बोली तो फिर हिमांशु की ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में हिमांशु उठता है, चूंकि पहले से ही अपराधी है, गुस्से में कई बार ऐसे कामों को कर चुका है, लड़ाई झगड़ा। तो इस बार फिर हिमांशु गुस्से में जाता है बाथरूम और वहां से फिर किचन, और किचन से एक चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद गुस्से में साक्षी के पास आता है और चाकू से ताबड़तोड़ वार साक्षी के ऊपर करता है। साक्षी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन आज के टाइम पे भले ही चीख नीचे गई हो, भले ही आसपास के लोगों ने चीख सुनी हो, लेकिन कौन किसकी मदद करेगा। लोगों ने सोचा कि होगा इनका आपसी मामला, हम क्यों पड़े। इसके बाद साक्षी चीखते चीखते अपना दम तोड़ देती है, पूरा फर्श खून से भीग गया। इसके बाद जब हिमांशु को लगा कि मुझसे कत्ल हो गया तो फिर हिमांशु वहां से निकलता है। निकलने के बाद भागता है, दरवाजे में ताला मारता है और दिल्ली से हरियाणा के हांसी की तरफ भाग जाता है, इस उम्मीद में कि उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं। साक्षी अपने माँ बाप से छुपा के इससे बात करती है तो किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन टेक्निकल सर्विलांस और आसपास लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद फाइनली पुलिस को हिमांशु के बारे में पता चला और फिर पुलिस ने हिमांशु को गिरफ्तार किया। अब कहने को ये कहानी मैं आपको 2 लाइन में सुना सकता था कि एक सन की प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल किया, लेकिन आज के टाइम पे ये रंगबाजी, गैंगस्टर, गुंडागर्दी, दबदबा, थार, ये तमाम चीजें अगर लड़के शो ऑफ करते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी इन चीजों से काफी आकर्षित होती हैं। उनके दिमाग में ख्याल आता है कि भाई मेरा जो बॉयफ्रेंड हो, मेरा जो बंदा हो, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, दबा के रखे। ऐसे आदमी के बगल वो भी सिक्योरिटी महसूस करती हैं, उनको सुरक्षा लगती है। किसी के साथ वो मिलने जा रही हैं, किसी को बुला रही हैं अपने फ्लैट पे, तो अपने फ्रेंड को भी उसके बारे में नहीं बताती कि पता नहीं वो फ्रेंड नजर ना लगा दे। हिमांशु जैसे लड़के अपने आप को ये दिखाने में कि मेरी बहुत चलती है, मैं गुंडा हूं, मैं मवाली हूं, मैं किसी से नहीं डरता, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। अब आप सोच के देखिए कि साक्षी किसी से बात करती थी, नहीं करती थी, वो तो बात की बात हो गई, लेकिन साक्षी आज इस दुनिया में नहीं है। जिसने कत्ल किया हिमांशु ने, उसने सोचा था कि मैं कत्ल करके भाग जाऊंगा या फिर हीट ऑफ द मोमेंट में उससे जो भी हुआ हो, लेकिन चूंकि पहले के 14 मामले और इस बार फिर एक कत्ल का मामला, अब इनको संसार की कोई ताकत नहीं बचा सकती। क्योंकि जितने मामले इनके ऊपर हैं और जिस हिसाब से इसका बैकग्राउंड है, ना तो इसके पास अच्छे खासे पैसे हैं कि कोई बढ़िया वकील हायर कर सकता है, ना ही इसके साथ किसी की कोई सहानुभूति होगी। कत्ल किया है तो ऐसे हाल में इसको कम से कम उम्र कैद की सजा होगी, और नहीं भी होगी तो 10-15 साल इसकी जवानी की जो जिंदगी है जिसमें कुछ बड़ा कर सकता था, वो चीजें बर्बाद हो गई। तो इस कहानी को सुनाने का जो मेन मकसद था बस यही इतना था कि आमतौर पे आजकल लोग गुस्से में, नाराजगी में, गुंडागर्दी, दबदबा, भौकाल बनाने में कुछ ऐसे कामों को कर जाते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। प्यार से खाओ, 2 रोटी सो, कोई लॉयल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि संसार की वो आखिरी लड़की या फिर आखिरी लड़का है। जिसका जिससे बनता है बने, जिससे नहीं बनता छोड़ के जाए। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, लड़की तुमको नहीं छोड़ के जाएगी, सामर्थ्य नहीं होगा तो छोड़ के जाएगी। सीधी सी बात है। उसको लेके लोग परेशान और इतना हाइप बनाते हैं, और बदले में सिवाय दुख, सिवाय तकलीफ और कुछ नसीब नहीं होता। और ऐसी कहानी फिर हम जैसे लोगों को सुनानी पड़ती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा।
बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, पहले तो जवाब कौन देगा वाली सीरीज में, जिसमें हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और साथ ही रात के 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी क्राइम की ऐसी कहानियों के साथ। बाकी तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।